हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अपना इस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th जो है उसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूँगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें समझाई गई है। लेकिन चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो हम इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ कोर्स एनरोल कर लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, या फिर सिर्फ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियोस मिल पाएंगे। लेकिन कोर्स अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स और क्विजेस जो हैं वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल सकते हैं। तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप कोर्स एनरोल ज़रूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशंस मिस आप लोगों से ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा गया है कि आपने ऑलरेडी ये चीज़ है जो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन को आपने चैप्टर 1 में, जो हमारा पिछला कोर्स था दैट इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th का, उसके चैप्टर 1 का यही था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। वहाँ पर हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। वहाँ पर आपको नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पता लग गया था, आपको इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पता लग गई थी जो ज्योग्राफी से निकली हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों को किसी ने अगर वो चीज़ मिस नहीं की है या आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला वीडियो था, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी, क्योंकि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये भी उसकी क्या एक आप कह सकते हैं कि जो मेन ज्योग्राफी है उसकी एक सब ब्रांच है, ठीक है। तो आप ये वहाँ से जाके थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज यू नो ज्योग्राफी इज एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव। ये इंटीग्रेटिव फील्ड है, यानी कि इसको अलग से आप नहीं देख सकते, अलग लेके नहीं देख सकते, ये एक इंटीग्रेशन के रूप में है, एम्पिरिकल है एंड प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव, जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंसिव है। और ईच एंड एवरी इवेंट, जो सारे के सारे इवेंट या फिनोमेना हो रहे हैं जो वेरी करते हैं विद स्पेस और टाइम, वो ज्योग्राफिकली हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेज 2 मेजर कंपोनेंट्स। अर्थ जो है वो 2 मेजर कंपोनेंट्स को कंप्राइज करती है, जैसे कि एक है नेचर, ठीक है, जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट के रूप में देखते हैं, और दूसरा है लाइफ फॉर्म्स, जिसमें इंक्लूड करते हैं क्या, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, ठीक है। उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, ह्यूमन फिनोमेना का, जो अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो वही हो जाएगा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारा का सारा हम जनरली पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। और ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में अबाउट द नेचर या फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है नेचर के या ज्योग्राफी के, वो पढ़ते हैं। तो इन दोनों का आपस में किस तरीके से रिलेशन होता है, यही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हमें बताता है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये हमने जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो हमने चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 16 और चैप्टर 15 में जो हमने चीज़ें थी, थोड़ा बहुत हमने वहाँ से, मैंने आपको बताया था कि वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है। वहाँ से जो बायो ज्योग्राफी वाला जो रीजन था, वहाँ से हमने इसको थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड देम। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने उसको सस्टेन कर रखा है। तो इम्फेसिस किस पे है हमारा, स्टडी ऑफ नेचर पर और ह्यूमन बींग्स पर, या आप कह सकते हैं उन दोनों के एक रिलेशन में, ठीक है। ज्योग्राफी जो है एज अ सब्जेक्ट गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, क्योंकि वहां पर 2 चीजें हैं, ठीक है। एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग। ज्योग्राफी जो है एज अ डिसिप्लिन या तो एक लॉ मेकिंग होनी चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, ठीक है। वेदर दिस सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल, या रीजनल अप्रोच होनी चाहिए या सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा सा इसकी एक जनरल रीडिंग ले लेते हैं, उसमें से ही हम कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हल्का हल्का समझ लेंगे, ठीक है।
तो वेदर जोग्राफिकल फिनोमेना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली, जो जोग्राफिकल फिनोमेना है उनको थ्योरेटिकली इंटरप्रेट करना है या फिर थ्रू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उसको इंटरप्रेट करना है, ये इश्यूज जो हैं फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। लेकिन फाइनली आपको यू विल अप्रिशिएट दैट द डिक्टोमी का मतलब होता है, आप कह सकते हो एक तरीके से विरोधाभास, कि जो दो चीज़ों के बीच में, जो दो अलग अलग दिखने वाली तरीके की चीज़ें हैं उनके बीच में किस तरीके से एक डिवीजन है। ठीक है, ये डिवीजन है या कॉन्ट्रास्ट है। इसको आप डिक्टोमी को अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा, अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोजिट और एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड रीजन, क्योंकि आप दोनों के बीच को, आप दोनों चीज़ों को, यानी कि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को और आप ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचर और ह्यूमंस जो हैं वो इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे पर असर पड़ता है। ह्यूमंस का असर नेचर पर पड़ता है, नेचर का असर ह्यूमन पर पड़ता है, तो दोनों को ही आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड human phenomena are described in metaphors using symbol from the human anatomy। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, जैसे हमने बहुत बार ऑफन ये बातें की हैं कि फेस ऑफ द अर्थ, हम बोलते हैं फेस ऑफ द अर्थ, या फिर हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, या फिर हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, स्नाउट या फिर नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्थिमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ठीक है, सिमिलरली जो रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है ऑर्गेनिजम्स की तरह। एक जर्मन जोग्राफर हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया था स्टेट या कंट्री को एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है वो कितना गहरा है, कि आप एक दूसरे को, मतलब नेचर को और फिजिकल, नेचर या फिजिकल चीज़ों को, या फिर नेचर और फिजिकल फिनोमेना को और ह्यूमंस जो फिनोमेना है, ठीक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। नाउ द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइजेज, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमंस व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरट्विन्ड। ठीक है, यानी कि जब वो आपस में इतने ज़्यादा घुले मिले हैं, आपस में इतना ज़्यादा उनका रिलेशन है, तो क्या आप उन दोनों को चीज़ों को अलग कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं बाय डिफरेंट पीपल। ठीक है, जैसे राइट्जल हैं, एलन-सी सैम्पल हैं, पॉल विडाल, डी ब्लाचे हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके, अगर आप स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी इन द वर्ड्स ऑफ दिस या इन द वर्ड्स ऑफ दिस, तो ये यहाँ पर आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, इसमें समझने का कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। मैं वही बता रहा हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है, विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, उसके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन कैसा है उन दोनों के बीच में, हम यही पढ़ते हैं इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आपने फिजिकल ज्योग्राफी के जो एलिमेंट्स हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट के या जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो एलिमेंट्स हैं वो उस बुक में वापस से पढ़ लिए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स हैं, सॉइल्स है, क्लाइमेट है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसमें हाउसेज, विलेजेस, सिटीज़, रोड रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स, आइटम्स of our daily use and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये हमें फिजिकल ज्योग्राफी ने प्रोवाइड की है। ठीक है, यानी कि ये फिजिकल का पार्ट है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमंस ने खुद क्रिएट की हैं फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। While physical environment has been greatly modified by human beings, जो physical environment है उसको human beings ने बहुत ज़्यादा modify किया है, it has also in turn impacted human lives। और उसके बदले में क्या है कि जो physical environment है उसने भी human lives को बहुत ज़्यादा impact किया है या उस पर असर डाला है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, देखिए बड़ा अच्छा टर्म दिया गया है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि ह्यूमंस ने किस तरीके से, ये आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका किस तरीके से असर पड़ा है ह्यूमंस के ऊपर और ह्यूमंस नेचुरलाइज हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचर के ऊपर ह्यूमंस का क्या इफेक्ट है और ह्यूमंस ने किस तरीके से नेचर को अपना बनाया है या ह्यूमनाइजेशन किया है। ठीक है, देखिए
ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज वो क्या बना रहे हैं, what do they produce, वो क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि वो क्या टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके वो चीजें बना रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है? टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको आप तभी बना सकते हैं जब आपको पहले ये पता हो कि आपके नेचुरल लॉस क्या हैं, क्योंकि नेचुरल लॉस के अगेंस्ट जाके कोई भी टेक्नोलॉजी आप नहीं बना सकते, और अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उसका आप उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्स अस डिस्कवर फायर। कि जब हमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट पता लगा, जब हमें हीट का कंसेप्ट पता लगा, तभी जाके हम लोग फायर को डिस्कवर कर पाए। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने सीक्रेट्स ऑफ डीएनए को समझा और जेनेटिक्स को समझा तो उससे हमें पता लगा बहुत सारी डिजीजेस के बारे में, हम बहुत सारी डिजीजेस के ऊपर काम कर पाए और उनके ऊपर हम उसको दूर कर पाए। ठीक है, हमने एरोडायनेमिक्स के लॉस का यूज किया टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में जब इंटरेक्शन हुआ बिटवीन द ह्यूमन बींग्स विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ह्यूमंस जो थे वो बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। दे अडेप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। तो उस समय उन्होंने क्या करा कि जो नेचर का डिक्टेट था, यानी कि जो नेचर को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, या आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी। वो नेचर को पहले समझते थे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कुछ नई चीजें प्रोड्यूस या क्रिएट करते थे। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो, क्योंकि उस समय शुरुआत में क्या था कि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट था वो भी, उसकी जो स्टेज थी वो भी एक शुरुआती स्टेज थी, प्रिमिटिव स्टेज थी। ठीक है, तो this type of interaction between the primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism। इस टर्म को बोला जाता है environmental determinism। मतलब जहां पर आप कह सकते हैं कि environment का या physical nature का जो रोल था वो ज्यादा था, वो सुपीरियर था, और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप उस समय नहीं थी, लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या था कि एनवायरनमेंट का रोल एक सुपीरियर रोल था, और एनवायरनमेंट के रोल के अंदर रहते हुए, यानी कि एनवायरनमेंट की या फिजिकल या नेचुरल चीज़ों को समझते हुए ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी उसके इर्द गिर्द ही डेवलप की जाती थी। ठीक है, उस स्टेज पे क्या था? वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। तो वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। उस समय हम कह सकते हैं कि नेचर, जो ह्यूमन था, उसने अपने आप को नेचर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अडेप्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, जो नेचर की उस समय सुनता था, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। ठीक है, तो उस समय क्या था कि लोग नेचर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। आज की डेट में जनरली ऐसा नहीं है, आज की डेट में लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और वो ये समझ के चल रहे हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है या जिसको नहीं किया जा सकता है। वो नेचर के अगेंस्ट जाके भी चीज़ों को इस समय करने पर उतारू हो चुके हैं। ठीक है, जो कि सही है या नहीं है वो अपने आप में एक डिबेटेबल पॉइंट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, एक द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन किस तरीके से है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, चाहे तो आप इसको स्टोरी को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस स्टोरी को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पर क्या बताती है ये मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बताती है द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। यहाँ पर ये दिया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर पे अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं विच लिव इन कंप्लीट हार्मनी विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, आप रियलाइज करेंगे कि इन सारे केसेस में नेचर जो है वो एक पावरफुल सोर्स है, उसकी वर्शिप की जाती थी। ठीक है, और उसको कंजर्व किया जाता था। देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। सारा का सारा जो आप कह सकते हो कि डिपेंडेंस है वो पूरी की पूरी नेचर के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंस थी। ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सच सोसाइटी इज बिकम दी मदर नेचर, इसीलिए उसको बोला जाता था मदर नेचर। ठीक है, लोगों ने धीमे धीमे एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया और उसके जो नेचर के फोर्सेस थे उनको समझना शुरू किया जैसे जैसे टाइम आगे बीता।
विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट होता चला गया, लोगों ने बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो उससे क्या हुआ कि दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब लोगों को ये लगने लगा, पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों के आधार पर, या आप कह सकते थे कि जितनी उनको ज़रूरत हुआ करती थी, जितनी उनकी नेसेसिटी हुआ करती थी, वो उसके हिसाब से ही एनवायरनमेंट का या फिजिकल नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। पर आज की डेट में उन्हें क्या लगने लगा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, या वो इतनी ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कि वो आज की डेट में अपनी, आप कह सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा फ्रीडम हो गई है, वो अब कुछ भी चाहे वो करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो अब आजकल क्या करने लगे हैं, वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगे हैं कि अच्छा क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो हर तरीके की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप बनाया है। ठीक है, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इम्प्रिंट है वो हर जगह है। हेल्थ रिसोर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल बना दिए गए हैं, फील्ड बना दिए गए हैं, ऑर्चार्ड्स, पास्चर्स इन प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट बना दिए गए हैं, ओशियनिक रूट्स ऑन द ओशियन सरफेस एंड सैटेलाइट्स इन द स्पेस। दिस द अर्लियर स्कॉलर टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म। तो यह पॉसिबिलिज्म का मतलब यह है कि आप एक तरीके से ह्यूमन का जो रोल है वो ज्यादा सुपीरियर बना दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू योर नेचर। ठीक है, जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था उसमें क्या था कि एनवायरमेंट को या फिजिकल नेचर को ज्यादा सुपीरियर बताया गया है। पॉसिबिलिज्म में क्या है कि जो ह्यूमंस का रोल है वो ज्यादा, आप कह सकते हैं, एक तरीके से सुपीरियर है। ठीक है, नेचर क्या करता है, नेचर आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज। ह्यूमन बीइंग जो है उन अपॉर्चुनिटीज का यूज करते हैं एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। और इस तरीके से नेचर क्या होता है कि वो ह्यूमनाइज हो रहा है, कि हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं अपनी जरूरतों के आधार पर और अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसके आधार पर। ठीक है, और नेचर में क्या हो रहा है कि इट स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एंडेवियर, की जो ह्यूमन एंडेवियर्स हैं, जो ह्यूमन की जो एडवांसमेंट है, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजें क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो असर है वो एनवायरनमेंट के ऊपर या फिजिकल नेचर के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक स्टोरी और दी गई है जिसमें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में है, इसको आप यहां पर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट इज टेक्नोलॉजी that has allowed the people of Trondheim and others to overcome the constraints imposed by the nature। कि नेचर ने कुछ constraints बताए हैं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से, ये जो ट्रॉन्थियम नाम दिया गया है ये उस बॉक्स में जो स्टोरी है वहां से रिलेटेड है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर वही चीज मैं बता रहा हूं कि दी गई है कि किस तरीके से नेचर को, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नेचर ने जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस दी थी या जितनी भी कंस्ट्रेंट दी थी उनको किस तरीके से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओवरकम करने की कोशिश की है। ठीक है, एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है ग्रिफिथ ट्रेलर, उन्होंने एक बीच का मार्ग बताया है, एक बीच का पाथ बताया है, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो आप कह सकते हैं थ्योरीज हैं या दोनों के दोनों जो पाथ हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एनवायरमेंट को सुपीरियर माना गया है, पॉसिबिलिज्म में ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं या जो टेक्नोलॉजी ह्यूमंस यूज कर रहे हैं उसको सुपीरियर माना गया है। ठीक है, तो इन दोनों एक्सट्रीम पाथ्स के बीच में एक और पाथ बताया गया है इनके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर द्वारा, दैट इज योर नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं उसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अब उसमें देखिए यहां पर छोटी सी चीज लिखी गई है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि दोज ऑफ यू हु लिव इन सिटीज, जो लोग सिटीज में रहते हैं या जो सिटीज में विजिट किए हैं उन्होंने एक चीज देखी होगी कि ट्रैफिक जो है वो लाइट द्वारा रेगुलेट किया जाता है ऑन दी क्रॉस रोड्स। ठीक है, जो चौराहे वगैरह होते हैं वहां पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जो आप बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं जिनको इसके बारे में वैसे नॉलेज तो आप लोगों को सभी को होगी कि ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, उसमें रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, एम्बर लाइट का मतलब होता है गैप बिटवीन दी रेड एंड ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ठीक है, कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होने की भी कोई सिचुएशन नहीं है और देयर इज नॉट अ कंडीशन ऑफ इवन एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं लेकिन उसको ओबे करने के साथ साथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज अगर बना रहे हैं तो आप बिल्कुल नेचर के खिलाफ जाके उसको बनाएं। ठीक है, आप नेचर के जो रूल्स हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं उनको ओबे करने के साथ साथ भी आप नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है,
they have to respond to the red signals and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modifications। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एक्सट्रीम केस में जाके ही काम करें, ठीक है, कि जब आपको लग रहा है कि, क्योंकि देखिए हर चीज में ऐसा होता है कि नेचर इज द, आई कैन से द बेस्ट क्रिएटर, या फिर किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा नेचर में है, ठीक है। नेचर आपको हर चीज के सिग्नल्स भी देता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो बड़े एक जनरल डेली लाइफ से एग्जांपल कि रोज सुबह होती है, रोज रात होती है, ठीक है। सुबह होने का मतलब है कि नेचर अपने आप को आपको एक सिग्नल दे रहा है कि नाउ इट्स द टाइम टू गेट अप एंड स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। और रात हो रही है तो नेचर आपको खुद ब खुद बता रहा है कि नाउ द डे हैज फिनिश्ड, नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू टेक रेस्ट और स्लीप, ठीक है। तो नेचर इस तरीके की आपको हमेशा हर चीज की इंडिकेशन देता है। कभी भी बहुत ज्यादा अगर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो वहां पर भी नेचर कुछ तरीके से जो रेड सिग्नल्स हैं वो देना शुरू कर देता है कि नाउ, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल की वजह से हो या फिर व्हीकल्स वगैरह की वजह से हो, कि पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि उसका इफेक्ट ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू होगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू होगी तो उसके अपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, सी लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। तो वो एक तरीके से वहाँ पर क्या है कि नेचर जो है वो आपको सिग्नल दे रहा है कि जो चीज़ें हैं वो आप एक हद से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आप बेसिकली बात ये समझ सकते हैं इसको कि आप कुछ भी चीज कर रहे हैं वो आप अपने हद में रह के करें, ठीक है। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल बंद कर दें, नहीं, वो भी गलत है। आज की डेट में जब साइंटिफिक इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो उसका यूज करना अपने आप में बहुत सही चीज है। लेकिन आप नेचर का जो रूल है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो रूल है, उसको भी जरूर फॉलो करें, उसको भी जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड, पॉसिबिलिटीज जो है उनको क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स, ठीक है। द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमीज अटेम्प्टेड टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or dichotomy, ठीक है। यानी कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म है वो यही बता रहा है कि बीच का एक पाथ है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का यूज भी कर सकते हैं, आप हाई एंड टेक्नोलॉजीज का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल नेचर या फिजिकल एनवायरनमेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको इतना ही रखते हैं इस पार्ट में, क्योंकि पहला चैप्टर है, बहुत ज्यादा कोर्स अभी एकदम से तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की और उसका जो रिलेशन है विद द फिजिकल एनवायरनमेंट वो बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कोई भी और प्रॉब्लम है, कोई अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी लिख सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब चीज़ें आपके पास हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर से वही बात, अगर कोर्स एनरोल नहीं किया है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए कोर्स को एनरोल जरूर कर लीजिए। और वेबसाइट में नीचे जाके लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वेबसाइट पे जाके कोर्स जरूर एनरोल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ इस चैप्टर के, और फिर आगे के चैप्टर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।